हेलो, गुड इवनिंग। मैं संतोष भैया आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बात करें आज के इस वीडियो की, तो आज के इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन स्टार्ट करने वाले हैं। यह हमारा पहला क्लास है और हम बात करते हैं प्रीपोजिशन की। तो प्रीपोजिशन क्या है? तो सबसे पहली बात करते हैं, प्रीपोजिशन एक वर्ड है। प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड। प्रीपोजिशन एक वर्ड है विच इज यूज्ड जिसका प्रयोग किया जाता है टू इस्टेब्लिश्ड माने स्थापित करने में अ रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स और टू प्रोनाउंस। मतलब दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच संबंध को स्थापित करने वाला जो वर्ड होता है, दो नाउन और दो प्रोनाउन के बीच संबंध को स्थापित करने वाला जो वर्ड होता है वही आपका क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है? तो प्रीपोजिशन एक वर्ड है जिसका प्रयोग करते हैं हम रिलेशन को दिखलाने में दो नाउन और दो प्रोनाउन के बीच रिलेशन को दिखलाने के लिए हम जिस वर्ड का प्रयोग करते हैं वो क्या है? प्रीपोजिशन है। जैसे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, टेबल पर किताब है। टेबल पर क्या है? किताब है। यहाँ टेबल और नाउन, टेबल और किताब यहाँ पर क्या है? नाउन है। और इन दोनों के बीच संबंध दिखलाने वाला वर्ड कौन है? पर है। तो यही आपका क्या है? प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन क्या है? तो प्रीपोजिशन एक वर्ड है जो दो नाउन और दो प्रोनाउन के बीच के संबंध को क्या करता है? बतलाता है। पोजीशन, अगर बात करें पोजीशन की, तो प्रीपोजिशन दो तरह का होता है, एक प्रीपोजिशन और दूसरा पोस्ट पोजिशन। जैसे में टेबल पर, तो पोस्ट यानी कि जो हिंदी में होता है वो पोस्ट पोजिशन होता है और इंग्लिश में जो होता है वो प्रीपोजिशन होता है। बस अब बात करते हैं यहाँ से पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन की। अब हम बात करने वाले हैं कि पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन, मतलब प्रीपोजिशन का पोजीशन क्या है, मतलब प्रीपोजिशन के बाद किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जा सकता है, कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है और वो कौन सारी चीज़ें हैं जो नहीं आ सकता है। तो सबसे पहला रूल है आफ्टर प्रीपोजिशन, मतलब प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड। मतलब प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, न कि सब्जेक्टिव केस। जैसे शी हैज़ कंप्लेंड अगेंस्ट राम एंड मी। और दूसरा एग्जाम्पल है शी हैज़ कंप्लेंड अगेंस्ट राम एंड आई। उसने राम और मेरे खिलाफ क्या किया? कंप्लेन किया। तो यहाँ पर मी का प्रयोग हुआ है, मतलब यहाँ पर जो मी है वो क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। और यहाँ पर सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया गया है आई, इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे रूल की तरफ। और प्रीपोजिशन का दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल है यहाँ पे प्रीपोजिशन का दूसरा रूल है कि आफ्टर प्रीपोजिशन का मतलब होता है प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जेरंड इज यूज्ड। अगर प्रीपोजिशन के बाद जेरंड का मतलब बिफोर का यूज होगा। दूसरा रूल क्या कहता है? आफ्टर प्रीपोजिशन जेरंड इज यूज्ड, मतलब प्रीपोजिशन के बाद जेरंड का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग। यहाँ पर फ्रॉम आपका क्या है? प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद क्या? बिफोर का प्रयोग करता है, मतलब मैं स्मोकिंग से दूरी बना के रखता हूँ। आई एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग का मतलब होगा मैं स्मोकिंग से, धूम्रपान से दूरी बना कर रखता हूँ। तो आई एब्सटेन फ्रॉम, यहाँ पर फ्रॉम आपका क्या है? प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद बिफोर यूज हुआ है। दूसरा ऑन रीचिंग, मतलब ऑन आपका क्या है? प्रीपोजिशन है और रीचिंग आपका क्या है? बिफोर है। तो इसलिए दूसरा रूल क्या कहता है? प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आएगा
तो वर्ब ना V1 में नहीं आएगा, ना V2 होगा, ना V3 होगा, ना V5 होगा। मतलब प्रीपोजिशन के बाद अगर हम वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वो होगा V4 का। जैसे यहाँ पर इन सब चीज़ों के बाद बताया गया है, जैसे प्रीपोजिशन के बाद V1, V2, V3, V5 का प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा? V4 होगा। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा, ना कि सब्जेक्टिव केस का। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे रूल की तरफ, और तीसरा रूल है हमारा कि प्रीपोजिशन कहीं भी आ सकता है। तीसरा रूल क्या कहता है? प्रीपोजिशन कहीं भी आ सकता है। प्रीपोजिशन कहीं भी आ सकता है। सेंटेंस के शुरुआत में आ सकता है, सेंटेंस के बीच में आ सकता है, और सेंटेंस के लास्ट में आ सकता है। तो प्रीपोजिशन कहीं भी आ सकता है, सेंटेंस के शुरुआत में, सेंटेंस के बीच में, और सेंटेंस के लास्ट में। जैसे में ऑन रीचिंग, यहाँ पर ऑन आपका क्या है? प्रीपोजिशन है, तो ये सेंटेंस के शुरुआत में आ गया। आई सेट ऑन द चेयर, यहाँ पर ऑन आपका क्या है? प्रीपोजिशन है, और यह बीच में आ गया है। और हेयर इज द बैग यू आस्क्ड फॉर, यही वो बैग है जिसको आप ढूंढ रहे थे, तो यहाँ पर लास्ट में प्रीपोजिशन आ गया। तो तीसरा रूल क्या हो गया प्रीपोजिशन का? प्रीपोजिशन का कहीं भी यूज किया जा सकता है, या तो सेंटेंस के शुरुआत में हो, या लास्ट में हो, या बीच में हो। अब हम इसके जनरल रूल का चौथा रूल पढ़ने वाले हैं, प्रीपोजिशन का पोजीशन में। तो हमारा चौथा रूल है ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेता है। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, और इनट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है। इतना याद रखिएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, और इनट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगेगा। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? तो वैसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेता है, वैसा वर्ब, ईट माने क्या होगा? खाना, और जिसको हम खाएंगे उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो ईट एक आपका कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। तो ऐसा वर्ब जो कहता है कि ट्रांजिटिव वर्ब प्रीपोजिशन नहीं लेगा, और इनट्रांजिटिव वर्ब प्रीपोजिशन लेगा। ट्रांजिटिव वर्ब क्या? तो वैसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेता है, वैसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेता है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। जैसे में राम आम खाता है, तो राम आम खाता है, तो आम, ईट माने क्या होगा? खाना, और खाएगा, जिस चीज़ को भी खाएंगे उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो ईट आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। और गो माने क्या होता है? जाना। तो ऐसा वर्ब जो कंप्लीमेंट लेता है, ऐसा वर्ब जो कंप्लीमेंट लेता है उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। जैसे में बेंट, गो का बेंट हुआ, बेंट माने जाना, तो बेंट माने जाना हुआ, तो कहीं भी हम जाएंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए बेंट टू रांची हो गया, ये प्रीपोजिशन लिया। और आई लव यू, ये लव माने प्यार करना होता है, और ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए इसके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगा है। अब रहा बात कि अब जो जनरल रूल था, यानी कि पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन, वो समाप्त हुआ। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं प्रीपोजिशन की। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, बात क्या है वो बताता हूँ। प्रीपोजिशन, बात करें प्रीपोजिशन की, तो प्रीपोजिशन दो तरह का होता है। एक होता है सिंपल प्रीपोजिशन, एक होता है आपका सिंपल प्रीपोजिशन जिसमें एट, ऑन, अबव, ओवर, इन सब चीज़ों का प्रयोग होगा। इसके अंतर्गत सिंपल प्रीपोजिशन की संख्या 40 से 50 है। तो इसी का जनरल रूल है, और इसी के रूल को पढ़ाया भी जाएगा। और एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन, जिसको हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन के नाम से भी जानते हैं, जिसको केवल रटना होता है। जैसे डील, डील माने होता है व्यापार करना, तो डील के साथ जब इन लगेगा तो डील के साथ इन लगाने पर ये व्यापार करना हो जाता है।
और जब डील के साथ विथ लगाया जाए तो डील विथ के साथ व्यवहार करना हो जाता है। तो ये है जो आपका है, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है और इसको केवल याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई रूल नहीं होता है। तो जितने भी रूल बने हुए हैं वो आपके सिंपल प्रीपोजिशन के लिए बने हैं और इन्हीं रूलों को हम पढ़ेंगे भी। तो आइए शुरुआत करते हैं रूल की। तो बेसिक यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन, यानी कि प्रीपोजिशन का बेसिक यूज। तो हमारा सबसे पहला जो रूल है वो है ऑन। हमारा सबसे पहला रूल है ऑन, अबव, ओवर। ऑन, अबव और ओवर का हिंदी होता है पर या ऊपर। ऑन, अबव, ओवर का मतलब क्या होता है? पर या ऊपर। पर या ऊपर का प्रयोग कब करते हैं? तो जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और सटा हुआ हो। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और सटा हुआ हो तो ऑन का प्रयोग होगा। ऑन का प्रयोग कब करेंगे? तो जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और सटा हुआ हो तो क्या लगेगा? ऑन लगेगा। जैसे में आप यहाँ पे चित्र की सहायता से देख सकते हैं, ये वस्तु है और ये इस वस्तु के ऊपर कोई वस्तु है और वो सटा हुआ है तो क्या लगेगा? ऑन लगेगा। दूसरा रूल, दूसरा है ऑन के बाद है अबव का प्रयोग। तो जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और सटा हुआ न हो तो किस चीज का प्रयोग करेंगे? अबव का। तो जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और सटा हुआ न हो तो अबव का प्रयोग करेंगे। ये वस्तु है और इसके अगर कोई ऊपर वस्तु है और वो सटा हुआ न है तो किस चीज का प्रयोग होगा? अबव का। तीसरा है कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और वस्तु को कम से कम 2 दिशाओं से घेरे हुए हो। मतलब कि जब कोई वस्तु हो, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो, जब कोई वस्तु किसी वस्तु को ऊपर हो और कम से कम 2 दिशाओं से घेरे हुए हो तब हम ओवर का प्रयोग करेंगे। ओवर का प्रयोग हम तब करेंगे जब कम से कम 2 दिशाओं से घेरे हुए हो या घिरावट हो। घिरावट में हम ओवर का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल है जिसका आपको उत्तर देना है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है देयर इज अ कैप डैश हिज हेड। मतलब एक कैप है और उसके सर पर है तो देयर इज अ कैप ऑन हिज हेड होगा, यानी कि कैप है और वो सर के ऊपर है तो हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? अगर ऊपर है तो कोची का और सटा हुआ हो तो ऑन का प्रयोग करेंगे। तो देयर इज अ कैप ऑन हिज हेड। अब हम बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ और हमारा दूसरा एग्जाम्पल है देयर इज अ बुक डैश द टेबल। मतलब एक किताब है जो टेबल पर रखा हुआ है। तो जब टेबल पर रखा हुआ है और टेबल पर रखा हुआ तो टेबल के ऊपर किताब रखा हुआ है तो कहीं ना कहीं टेबल से सटा हुआ होगा। तो जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और सटा हुआ हो तो किस चीज का प्रयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। तीसरा, द कूली वाज कैरिंग अ बैग डैश हिज हेड। मतलब एक कूली है और बैग ढो रहा है सर पे रख करके। तो अगर सर पे रख करके अगर बैग को ढो रहा होगा मतलब कहीं ना कहीं जो बैग है सर पे क्या कर रहा होगा? टच कर रहा हो। तो जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और टच कर रहा हो तो किस चीज का प्रयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। तो ये था 3 एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल की बात करें, द फैन इज डैश। पंखा सर के ऊपर है। क्या पंखा जब सर के ऊपर होता है तो वो सटा हुआ होता है? नहीं। तो पंखा है और हमारे सर के ऊपर है परंतु सटा हुआ न है तो हम कोची का प्रयोग करेंगे? अबव का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट,
पांचवा, देयर इज अ ब्रिज, देयर इज अ ब्रिज डैश द गंगा, यानी कि ये गंगा नदी है और ये गंगा नदी के ऊपर अगर ब्रिज है तो कहीं ना कहीं गंगा नदी को ये ब्रिज दो दिशाओं से घेर रहा है। देयर इज अ ब्रिज डैश द गंगा, गंगा नदी के ऊपर एक ब्रिज है, तो ब्रिज कहीं ना कहीं गंगा नदी को कम से कम दो दिशाओं से घेरा होगा। तो अगर कोई वस्तु किसी वस्तु को कम से कम दो दिशाओं से घेरा हो तो कोशी का प्रयोग करते हैं, ओवर का। तो यहाँ पर किस चीज का प्रयोग होगा, ओवर का। और जैसे में द रूफ इज, जो छत है वो हमारे सर के क्या है, ऊपर है, और छत होगा तो कहीं ना कहीं दीवार भी होगा, तो छत कहीं ना कहीं हमारी दीवार को, हमारे सर को पूरी तरह से ढक रहा है, तो यहाँ भी आपका जो होगा वो किस चीज का उपयोग होगा, ओवर का। तो ये था आज का हमारा पहला वीडियो प्रीपोजिशन का। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू। वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।